हेलो नमस्कार, मैं सौरभ आप सबको स्वागत करता हूँ एजुकेशनल चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी अच्छे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं और होना भी चाहिए, है ना। तो आप लोग आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के 6 स्थिति के बारे में, उसी के मतलब उसी को याद यानी बेहतरीन करने के लिए हम एक चार्ट लेके आए हैं। उस चार्ट के माध्यम से आप एकदम 6 स्थिति को एक फ्लो मतलब एक माइंड मैप की तरह आप याद कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम तक अपने माइंड लॉन्ग मेमोरी सेट में रख सकते हैं। तो इस वीडियो का यही मुख्य लक्ष्य है, जो हमें माइंड मैप के तौर पे जाना है। और इसमें हम उत्तल दर्पण के 2 स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी एक बार चार्ट देख लेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण के 6 स्थिति के बारे में, और वो कैसे बनता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, और वो स्थिति कहाँ होता है, दिन कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है कि आभासी बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे यानी वो हमारा क्लास नहीं किए हैं, तो आप पहले वो क्लास करिए। अगर आप वो क्लास नहीं करके आते हैं तो आपका ये याद करने से कोई मीन्स नहीं बनता है। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इसके नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए, इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहिए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से दिमाग में जाएगी। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, जो अवतल दर्पण के परिस्थिति यानी कि कितने प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज का हमारा क्लास है, पहले हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चार्ट पे आएंगे। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण होता क्या है, जब किसी साधारण कांच को एक भाग को सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा देते हैं, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बना आकार कैसा होता है, समतल दर्पण का बना आकार वस्तु के समान होता है, और इसका उपयोग हम लोग चेहरे देखने में भी करते हैं, और ये पार्श्व उल्टा होता है। तो इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में देख लें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हम 2 प्रकार के पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यही अंतर है, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और कनक्यू मिरर कहते हैं अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम उसके बारे में हम देखे थे। उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में हम लोग देखे थे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का हम उपयोग किसी बड़े दृश्य को छोटे दर्पण में देखने का उपयोग करते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं बड़े वस्तु को एक छोटे से दर्पण में देखने में इसका उपयोग करते हैं। स्टीम लाइट में करते हैं उत्तल दर्पण को, इसका उपयोग हम करते हैं। और हम लोग उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में देखें। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बढ़ाने में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किसी छोटा वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में हम लोग करते हैं इसका उपयोग। और इसको हम डॉक्टरों कान नाक दांत के कान नाक दांत एवं आँख के जांच में करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रतिबिंब बनने का 3 नियम के बारे में। 3 नियम कौन था, आइए हम लोग
हम लोग जानते हैं 3 नियम के बाद 3 नियम हमारा यही था। 3 नियम जो हमारा यह था, पहला नियम जो हमारा था, पहला नियम था वो था हमारे पास, पहला नियम था जब पहला नियम जो हमारा था, पहला नियम था ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। हमारा जो पहला नियम था प्रतिबिंब बनाने का, पहला नियम था जब कोई प्रकाश की किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर जाए। तो क्या था, ऐसे था, फोकस से गुजर जाएगी। ये हमारा पहला नियम था। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर जाएगी। तो पहला नियम हमारा यह था। और उसके बाद हमारा दूसरा नियम जो हमारा था, दूसरा नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा नियम जो हमारा था यहाँ पे, जो दूसरा नियम जो हमारा था, यहाँ पे 12 हम बना देते हैं, P, C और F था। दूसरा नियम जो हमारा था, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके आए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके आए तो वो परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऐसा था। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आई, इधर से आई और इधर के बाद यह समांतर, ये हमारा दूसरा नियम था। क्या था दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके आएगी तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट पहला वाला का उल्टा नियम था, ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम जो हमारा था, तीसरा नियम कानपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये अक्सर ये आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। तो तीसरा जो नियम हमारा था, ऐसा वाला था, ये मान लीजिए F है, ये C है। तीसरा नियम हमारा यही था। तीसरा नियम जो हमारा था, जब कोई प्रकाश की ऐसे था, सेंटर से जब कोई प्रकाश की वक्ता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी सेंटर से, मतलब उसी रास्ता से वो लौट जाएगी। उसका दिशा चेंज नहीं होगा परावर्तन के बाद, जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम से लौट जाएगा। जैसे ऐसे गया और ऐसे लौट गया। अगर आपको ये अभी नहीं, अगर आपको ये तो हम रिवीजन करा रहे हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो आप लोग एक बार वॉच कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आपको ये अगर ये नहीं समझ में आया तो आप अच्छी तरह से, मतलब प्रॉपर ढंग से आप वो वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप जाइए वो वीडियो जरूर वॉच कीजिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। तो और इसके बाद हम पढ़े थे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें आगे भी जाना है। और अगर आप लोग इसको नहीं समझ में आए तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग को एकदम अत्यंत जरूरी है वो वीडियो देखने का। चलिए आप आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा यही है कि अवतल दर्पण के 6 स्थिति के बारे में हम लोग 6 स्थिति के फ्लो चार्ट को हम देखेंगे। पहला जो हमारा था अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते थे, यानी वस्तु को अनंत पर रखते थे तो उसका परिस्थिति कहाँ बनता था। जैसे आप लोग एक हम समझाएंगे, एक हम बना के हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद आपको खुद समझना, अगर नहीं समझे तो फिर आप पिछले वीडियो को वॉच करके आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको पहले इतना तो है, अगर आप वो वीडियो अगर आप देख के आए, अगर वो क्लास आप अगर करके आए तो आपको ये क्लास 110% आपको समझ में आएगा। अन्यथा अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और अपना अगर उस टॉपिक में अगर कोई भी परिस्थिति यानी कोई भी स्थितियाँ में यानी कोई भी इमेज फॉर्मेशन में आपको दिक्कत हो तो आप हमें नंबरिंग करके बता सकते हैं, 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, यानी 1 से 6 तक कहीं पे भी दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि हमें इसका 5वां स्थिति हमको नहीं समझ आया, फिर से समझाए तो हम फिर से संपूर्ण जानकारी आपके लिए
मतलब स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप अपना, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये स्थिति नहीं आएगी कि आपको समझ में ना, हम एकदम निचोड़ तरीके से आपको हम उस वीडियो में समझा चुके हैं। तो हम पहला देखते हैं। पहला हम चलिए अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। चलिए अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा अनंत हो गया। हम यही कह रहे हैं, जब हम वस्तु को अनंत पे रखें, पहला स्थिति का जब हम वस्तु को अनंत पे रखें, अनंत पे रखने के बाद अनंत पे रखें, ये देखिए हमारा ये वस्तु हो गया अनंत पे, ये हमारा वस्तु हो गया अनंत पे। तो ये पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। तो आपको 3 नियम एकदम याद ही करना है। 3 नियम आप आराम से याद कर लीजिए, बिना आँख मूंदे इसको याद कीजिएगा, तभी आपको कोई भी अवतल या उत्तल इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला है। ये हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। और आपको क्या लगता है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, और आपको ये एग्ज़ाम यहाँ से आपके, अगर आप ये चार्ट याद कर लेते तो आपको यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में 4-5 नंबर आपको आने वाले हैं। बोर्ड में 4-5 नंबर ऐसे एकदम सिंपल, मतलब क्या करें, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। आपको हम लास्ट में बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है। और चलिए खैर, यहाँ पे हम लोग यही कर रहे थे। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले हम क्या किए, वस्तु ले ली। वस्तु पहला नियम यहाँ पे हमारा है, पहला जो हमारा नियम ले लिया हम लोग। तो हम पहला जो नियम लिए यहाँ पे वस्तु है, तो क्या करता, यहाँ से हम प्रकाश किरण आए दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आएगी। तो आप ये देखिए फोकस से आएगी, अब फिर हम एगो नीचे से लेंगे, तो यहाँ से जाएगी, तो हमारा यहाँ पे फोकस पे, यहाँ पे कटेगा, तो वहाँ पे फोकस मतलब फोकस पे ही बने। यहाँ पे अगर 2 प्रतिबिंब एक दूसरे को काटेगा तो वहाँ पे ही प्रतिबिंब बनेगा। ये हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो, ये एकदम छोटा, यहाँ पे बिंदु बना, एकदम बिंदु आकार का बनेगा प्रतिबिंब। तो पहला क्या, अनंत पे रखें, वस्तु को हम अनंत पे रखें, ये हमारा वस्तु है, वस्तु को हम अनंत पे रखें। अब ध्यान से देखिएगा, वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बना। ये देखिए हमारा फोकस पे बना। और प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, तो आप देखिए प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे बिंदु का आकार का एकदम छोटा, यानी बिंदु का आकार का है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं ये अत्यंत छोटा या बिंदु का आकार का, बिंदु के आकार का हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ है, आप यहाँ पे देखिए बिंदु का आकार का। दूसरा जो हमारा है, यहाँ पे वस्तु का प्राकृतिक कैसा रहा, प्रतिबिंब प्राकृतिक कैसा रहा था। प्राकृतिक में क्या लिखते हैं, उल्टा है कि सीधा है कि काल्पनिक है कि वास्तविक है, इसके बारे में लिखें। वास्तविक या उल्टा, आप वास्तविक रहेगा तो हमेशा उल्टा रहेगा, काल्पनिक रहेगा तो हमेशा सीधा रहेगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको लिख देते हैं, आपको पहले बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा आगे बनता है वो, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। अब इसको एक कहानी के माध्यम से आप लोग भी कभी सोचे होंगे कि हमारा शादी होगा, कल्पना कर रहे हैं कि हमारा शादी होगा, तो हमारी बीवी आएगी, हम ऑफिस से आएंगे तो हमारा पैर दबाएगी और
खाना बना के देगी, हमारा कपड़ा धोगी, ये हम काल्पनिक करें। काल्पनिक हमेशा सीधा किया जाता है, तो हम अच्छे अच्छे बात मतलब सकारात्मक दिशा में मतलब सही मतलब सीधा सीधा बात सोचें कि ऐसे होगा। आप जानिए, आपको शादी हो गया, शादी होने के बाद परिस्थिति बदल गई, वास्तव में आपका शादी हो गया, तो वास्तव में आपका शादी हो गया तो परिस्थिति बदल गई, तो आपको क्या हो रहा है, वास्तव में जो आप सोचे थे पैर दबाना है, तो आप उसका पैर दबा रहे, मतलब अपने पत्नी का पैर दबा रहे हैं, और सोचे थे मेरा कपड़ा धोएगी, तो आप उसका कपड़ा धो रहे हैं। ये उल्टा हो गया ना, जो आप सोचे थे उसके उल्टा हो गया, यानी वास्तविक काल्पनिक पे सोचे थे एकदम सीधा। अब वास्तव में जहाँ शादी के बाद जो हुआ आपके साथ, वो हमें मतलब काल्पनिक से उल्टा हो जाती है। इससे यह ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तव में हमेशा आदमी सीधा सोचता, जहाँ काल्पनिक में हमेशा आदमी सीधा सोचता है, वास्तव में जो होता है सो उल्टा होता है। तो आप यहाँ ये भी बात ध्यान रखना। अरे भाई, वास्तविक हमेशा उल्टा, काल्पनिक हमेशा सीधा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आपका हमेशा सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वास्तविक हमेशा उल्टा और काल्पनिक हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे कथी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या, केंद्र तथा अनंत के बीच हम रखें, तो केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के बीच बनेगा, फोकस तथा केंद्र के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होगा, उसका प्राकृतिक हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होगा, यानी कि वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। यानी कि दूसरा जो देख रहे हैं वो केंद्र तथा अनंत के बीच रखने पर हमारा प्रतिबिंब फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच आएगा। अनंत तथा केंद्र के बीच अगर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा सेंटर के बीच है, यानी केंद्र के बीच आएगा, और वह प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होगा, और उसका जो ये प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगा वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो आपको दूसरा भी परिस्थिति समझ में आएगा। और ये हम बता दिए पहले, इसके पहले हम ये वीडियो इस क्लास से पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्थिति, जब हम वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। जब हम उस वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, और उसका प्रतिबिंब केंद्र में, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बराबर है, और केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक एवं उल्टा होगा। प्राकृतिक क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। और हमारा चौथा जो था, फोकस तथा केंद्र के बीच, ये देखिए इससे रिलेट कर सकते हैं। फोकस तथा केंद्र के बीच हमारा वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जाहिर सी बात है सेंटर तथा अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बना है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, क्यों, इसका कारण क्या है, केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए फोकस तथा केंद्र के बीच बनेगा तो ये छोटा बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। तो आप इसको इससे भी रिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब वस्तु को हम केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। जब हम वस्तु को केंद्र तथा फोकस के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। अगर अनंत आ गया तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा ही बनेगा। अगर प्रतिबिंब अगर अनंत आ गया, प्रतिबिंब अगर अनंत आ गया तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। बड़ा बनने के बाद ये वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक है तो जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा। देखिए इसको रिलेट करने का सोचिए, अगर काल्पनिक है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो काल्पनिक, ये तो नियम है। और
पांचवा जो हमारा स्थिति का फोकस पे रखेंगे, अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जस्ट यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फोकस पे, जब हम वस्तु को हम फोकस पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। और अनंत पे बनेगा तो हम क्या बताएं, अनंत पे बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा। अगर किसी में अनंत आ गया तो अनंत बढ़ा। अगर मान प्रतिबिंब अगर अनंत पे बना, अगर प्रतिबिंब का स्थिति अगर अनंत पे रहा, कान खोल के सुन लीजिए, अगर बीम का यानी प्रतिबिंब का स्थिति यानी प्रतिबिंब अगर अनंत पे बना तो हमेशा वो बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए वस्तु से हमेशा बड़ा बना और उसका प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा, प्राकृतिक जो हमारा होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए अब हम 5 को समझ लीजिए। छठा जो हमारा है एकदम जीवी है, आप इसको 2026 एग्जाम में आप नोट कर लीजिए। ये 100% गारंटी के साथ आ सकता है, 100% तो नहीं लेकिन 99% ये क्वेश्चन हर साल 1-2 रिपीट करके पूछा जाता है, हर साल गारंटी के साथ कहते हैं। अगर इसमें इसका ये पूछ देगा, ये पूछ देता ही है हर साल। एक प्रीवियस क्वेश्चन को लेके हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। इसका यही तात्पर्य है कि ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस है कैसे, देखिए ये दर्पण के पीछे वाला ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो बड़ा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। अब क्या करता है, इकाई एक्सेप्शन है, क्या करता है बच्चा लोग, इसका अगर संपूर्ण देखना था आप हमारे पिछले वीडियो में आप अच्छे से हम समझा दिए फिगर के साथ। और ये भी हमारे पास समय नहीं है, इसके कारण हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। और क्या ही बता तो चुके ही हैं पिछले वाले वीडियो में, तो आप ज़रूर देखें, वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छी तरह से ये डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इसमें इस वेब सेशन में काहे माना गया, इसका वेब सेशन में इसलिए माना गया कि यहाँ पे बच्चा लोग क्या रट के जाता, तुम लोग क्या रट के जाओगे, ऐसे रट के जाओगे अबतल तो वास्तविक तो बड़ा एवं उल्टा दर्पण के मतलब दर्पण के आगे ही बनेगा। आप क्या रट के जाओगे, अबतल दर्पण है तो हमेशा रट के जाओगे यह वास्तविक होता है, जबकि ये बात गलत है। ये दर्पण के आगे बनता है, ये भी गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब ये सही है, अबतल में ये सही है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ये भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये भी सही है। लेकिन आप अबतल से उसको कंपेयर कीजिएगा तो ये बात गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको ये एकदम क्लियर के साथ आपको ये प्रूफ हो चुका है। अबतल के साथ अगर आप इन चीज़ों को अगर रिलेट कर रहे हैं, अबतल के साथ आप इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, वास्तविक अबतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है और हमेशा उल्टा बनता है, तो ये चीज़ कहीं से नहीं सही है। हाँ, अगर आप अबतल दर्पण से उसको कंपेयर करेंगे तो गलती, तो आपको ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अबतल दर्पण में भी एक केस है जो ध्रुव तथा पोल के बीच रखते हैं, ध्रुव तथा सेंटर के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो आपको ये भी बात क्लियर रखना, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना। और आपको हम एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक जो हमारा होगा जो SYT होगा। SYT का मतलब क्या हुआ, सौरभ SYT सौरभ यादव सर, मतलब सौरभ यादव ट्रिक। ऐसा हम एक ट्रिक आपको बताएंगे जो आपको इस अच्छे से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आप लोग ट्रिक के लिए तैयार हैं, तो शुरू करते हैं आज का ट्रिक हम लोग।
आज का ट्रिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा आज का ट्रिक होने वाला है। हमारा आज का ट्रिक होगा वो देखिए। सॉरी, आज का मार्कर हमारा ख्याल होगा, अगले दिन हम इंक ले आएंगे और डला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं SYT। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सौरभ ठीक। इसका ज़्यादा आप लोग इससे रिलेट रहेगा तो आपको याद में आएगा। पहले हम उत्तल दर्पण के 6 स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा, चलिए, ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, सॉरी, अवतल दर्पण। ये है हमारा F है, हमारा C है। चलिए, P है हमारा F है और C है, यानी कि, और यहाँ पे हमारा अनंत हो गया। तो चलिए, अब हम लोग एकदम ध्यान से इस बात को देखेंगे। P है और हमारा सेंटर अवतल दर्पण ले लिए। ये हमारा अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण। चलिए, इसको हम 1 मानेंगे, 1, इसको हम 2, इसको हम 3, इसको हम 4, इसको हम 5 और पोल को हम 6 मानेंगे। चलिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए, जब हम वस्तु को अनंत पे रखें, चलिए 1 पे अगर वस्तु को रखें अनंत पर, 1 यानी 1 पर, यानी 1 पर हम वस्तु को रखें, 1 पर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 1 में आप कितना जोड़िएगा तो 5 होगा। 1 में आप कितना जोड़िएगा तो, 1 में आप कितना जोड़िएगा तो क्या नाम है, 1 में आप कितना जोड़िएगा, एक में आप, 1 मिनट, सॉरी, सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा नंबरिंग गलती हो गई, इसके लिए आपको ज़्यादा करने नहीं होना है। चलिए, इसको मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यह है, इसी है, इसी है हमारा, ये हमारा, ये हमारा F है, ये C है और ये अनंत है। तो ये हमको 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। और 1 में हम कितना जोड़ेंगे? अब चलिए, पहला जो हम यहाँ पे अनंत के वस्तु को रखें, 1 में हम कितना जोड़ेंगे उसको 6 होगा। तो 1 पे तो है, 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 होगा तो 5 होगा तो 6 हो जाएगा। 5 कौन सा स्थान? 5 हमारा, 5 में हमारा क्या है? फोकस। तो यह फोकस पे बनेगा, फोकस पर। जैसा कि आप देख चुके हैं, अगर हम 1 पर अगर हम वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, यानी कि जब हम अनंत पे रखते तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था। इसी तरह हम वस्तु को 2 पे रखें, 2 पे, यानी कि अनंत, अनंत, अनंत तथा केंद्र
के बीच। तो हमारा दो में कितना जोड़ेंगे, यानी कि दो में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो दो में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे 2 प्लस 4, तो 4 का स्थान क्या है, 4 का स्थान क्या है, 4 का यही स्थान है, सेंटर तथा फोकस, केंद्र तथा फोकस पर। केंद्र तथा फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आप देख चुके हैं पिछला चार्ट में, आप चार्ट को याद कीजिएगा तो ये आपको केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। और तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो हमारा क्या है, केंद्र पर, केंद्र पर वस्तु, केंद्र पर हम वस्तु को रखें तो केंद्र पर 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा। 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो 3 प्लस 3, 3 का स्थिति क्या, अब देखिए 3 का स्थिति यानी फोकस, 3 में हम कितना, 3 हम सेंटर पर रहता है, 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 3 पे क्या सेंटर, इसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बन जाएगा, केंद्र पर ही बनेगा। आप देख चुके हैं वीडियो में, तो आप देख चुके हैं केंद्र पर ही बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बना। और हमारा चौथा क्या था, चौथा 4 पे, यानी कि केंद्र तथा फोकस, केंद्र तथा फोकस के बीच रहे वस्तु तो कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 में हम 2 जोड़ देंगे। अब देखिए 2 का स्थिति क्या है, 2 का स्थिति क्या है, सेंटर तथा अनंत, अनंत तथा केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। 2 का स्थिति केंद्र तथा अनंत के बीच। अब देखिए 2 पे हमारा क्या था, 2 पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब 4 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 4 पे, यानी इसके बीच रखे, फोकस तथा सेंटर के बीच रखे तो 4 नंबर है। 4 पे आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना, नंबरिंग आपको सही से करना, जैसा कि हम गलत कर लिए थे, आपको नंबरिंग कहे, हम बोले यार दर्पण के पीछे 6 कैसे हो जाएगा, हमको खटाक से ना ध्यान है यार, कैपिटल दर्पण है, तो ऐसा नंबरिंग आपको सही करना। उसके बाद आराम से आप कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं, तो आपको चार्ट याद रहे या नहीं रहे, इस कॉन्सेप्ट SYT से बना सकते हैं। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 2 आएगा, अनंत तथा सेंटर के बीच बनेगा। आप देखिए 5वां का हम देखेंगे, इसको हम 0 मानते हैं, पोल को हम 0 मानते हैं। और 5वां जो हमारा है फोकस पर वस्तु को रखते हैं, तो फोकस कितना नंबर पे, 5 पे, उसमें कितना जोड़ेंगे तो कितना, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 में हम आराम से 1 जोड़ देंगे। 1 का स्थिति कहाँ है, 1 का स्थिति अनंत पे है, यहाँ पे हम क्या लिखे, फोकस पे। आप चार्ट में देख चुके हैं, फोकस पे रहता है तो अनंत पे, अनंत पे रहता है तो फोकस पे, अनंत पे है तो फोकस पे। तो 1 का स्थिति कहाँ है, अनंत पर बनेगा, अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ये भी देख लिए। और हमारा यहाँ पे एक छठा जो है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको हम बता दिए एक्सेप्शन है, ये 2026 के एग्जाम में आराम से, मतलब आँख मूंद के आप इसे याद करके जाइएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ दिए जाएंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए छठा जो हमारा है, फोकस तथा केंद्र, फोकस तथा ध्रुव के बीच। चलिए फोकस तथा ध्रुव के बीच है, के बीच हम वस्तु है, माने इसको हम वस्तु 6 पर वस्तु है, नंबरिंग मतलब वस्तु को रखें, नंबरिंग आप सही से कीजिएगा, उसका मतलब वस्तु। तो आप इसको यहाँ पे 6 पर रखें, ये हमारा 6 है ना, 6 में आप कितना जोड़िएगा तो 6 होगा,
बताइए, इतना तो आना चाहिए। मैथ 6 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा? 2 या 3 या 4 या 5 या 0, कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा? 2 सॉरी, 0 जोड़ेंगे तो 6, 6 तो 6 में 6 ही। 6 को मान लीजिए आपको 6 रुपया है, 6 में आप कितना जोड़िएगा तो वो 6 हो जाए, 6 प्लस यानी कि 0। मजाक कर रहे थे, 0 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाए। आप इतना भी तो कर सकते हैं। चलिए, 0 का स्थान क्या है? दर्पण के पीछे, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो आप ये ट्रिक आपको कैसा लगा होगा, तो आप इसको हम कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। और अगर आप ये ट्रिक को अच्छे से अगर आप ये ट्रिक को समझ लेते हैं तो आपको इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं होगा। SST को आप एग्जाम तक याद रखिएगा, उसके बाद भूल जाइए, भाड़ में जाए, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आप उसके बाद प्लीज़ आप इसको फरवरी तक याद रखिएगा, 22 फरवरी तक इसको याद रखिए। उसके बाद आप इसे भूल जाइए, याद रखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करेंगे कि आपको SYT ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ट्रिक अच्छा है, भैया ट्रिक अच्छा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा था कमेंट में लिखिएगा। अगर आप इससे आगे भी ट्रिक के बारे में जानने वाले, साइंस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो आप हमें बताइएगा कि भैया एक और ट्रिक दो, मतलब जहाँ भी ट्रिक का इस्तेमाल लगेगा तो आप ट्रिक के बारे में लाइएगा, तो हम ज़रूर आपके लिए ट्रिक का तलाश करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर हम कमेंट में बताइएगा। आपका एक कमेंट का हमारा इंतज़ार रहता है बेशर्मी से। आप कमेंट पे बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, एकदम नए हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, बस एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। दोस्तों से जलना नहीं है, सो यार वो पढ़ लेगा तो हमसे ज़्यादा न, मतलब ऐसा नीति नहीं रखना है, आपको दोस्त में भी शेयर करना है। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आपको ये ट्रिक अच्छा ही लगा होगा। भाई अच्छा है तो अच्छा ही नहीं लगेगा, कैसा हम बुड़बक वाला बात कर रहे हैं? अच्छा है, अच्छा ट्रिक है तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो आप बताइएगा आपका दर्पण में कैसा ट्रिक लगा। तो इस कमेंट में आप स्वतंत्र हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अवतल दर्पण के 2 स्थिति के बारे में हम जानने वाले। अब हम लोग 2 अवतल दर्पण के ट्रिक